मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावा में ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक और कंटिन्यू आप काफ़ी बार यूज़ होते हुए देखोगे लूप के अंदर, और ये डिसाइड करती हैं कि लूप का फ्लो कैसे चलेगा। अगर आप जावा में लूप के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरी इन वीडियोस को आप रेफ़र कर सकते हो, जिसमें हमने डिटेल में बात की है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक के बारे में। अब इंग्लिश की टर्म ब्रेक से आप क्या समझते हैं? किसी चीज़ को रोकना, करेक्ट। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे होते हो तो उसमें ब्रेक है, तो ब्रेक जब आप लगाते हो तो रुक जाती है आपकी गाड़ी। उसी तरह ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है किसी भी लूप को जल्दी रोकने के लिए। अब जैसे मान लो आपका एक लूप है जो चलता ही जा रहा है और अभी उसकी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और वो अभी और आगे चलने वाला है, लेकिन अगर बीच में उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिल गई है तो वो वहीं पे रुक जाएगा और उसके आगे नहीं बढ़ेगा, इवन दो जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, पर क्योंकि ब्रेक आ गया है तो वहीं पे वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लूप को रोक दिया है। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आई तो आपका लूप वहाँ पे रुक जाएगा, आपका जो कोड फ्लो है वो लूप से बाहर आ जाएगा और लूप के बाद जो अगली लाइन ऑफ कोड है वो चलेगा। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया उसे टेक्स्ट फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो आपकी ब्रेक स्टेटमेंट है वो किस लिए यूज़ होगी, आपके लूप को जल्दी बंद करने के लिए यूज़ होगी। और वो क्या करती है, वो बेसिकली इमीडिएटली स्टॉप कर देगी लूप, नो मैटर इफ द लूप वॉज सपोज टू रन मोर टाइम्स। यानी कि चाहे आपका अभी लूप और आगे चलना था, लेकिन जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आ गई तो आपका लूप वहीं पे रुक गया। और उसके बाद होगा क्या कि आप लूप से बाहर आ जाओगे और लूप के बाद जो अगली लाइन ऑफ कोड है वो चलने लग जाएगा। तो ये काम है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब चलिए ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जावा में। जैसे ये कोई क्लास है, उसके अंदर आपका जो ये मेन मेथड है उसके अंदर हमने क्या किया, एक लूप चलाया, यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो 1 से शुरू हो रहा है, 10 तक जा रहा है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है और बेसिकली उसमें हमने प्रिंट करवाना है आई को। मतलब कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फ्लो देखो, इस लाइन को अगर अभी आप इग्नोर मार दो, ये क्या होगा, 1 to 10 चल रहा है तो ये प्रिंट करवा देगा ऐसे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, और ऐसे ही सारे जो भी है 1 to 10 ये सब कुछ प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 8, 9 और 10। तो बेसिकली इसने क्या किया, सब कुछ प्रिंट करवा दिया 1 to 10। क्यों? क्योंकि जो आपका लूप है वो 1 से 10 तक जा रहा है, स्मॉलर इक्वल टू 10 है तो 10 तक भी जाएगा, तो इसलिए 1 to 10 मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। लेकिन इसके बीच में ये एक कोड लिखा हुआ है, उसमें क्या है कि जैसे ही I5 है तो मतलब यहाँ पे जब वो आएगा, ये प्रिंट करवाने से पहले, क्योंकि इससे ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये प्रिंट करवाने से पहले ये चलेगा कि I5 है तो आप सिंपली ब्रेक कर दो। अब ब्रेक का क्या मतलब है, एग्जिट कर देगा लूप व्हेन I is 5। तो मतलब ये वाली चीज़ है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद ये रुक जाएगा। ऑल्दो जो आपकी ऊपर गिवन कंडीशंस हैं जो लूप के अंदर वो भी सेटिस्फाई कर रही हैं, वो ट्रू है तो ये चलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ब्रेक आ गया है तो रुक गया है। तो इसका फ्लो चलेगा कैसे, सबसे पहले I1 है तो वो चेक करेगा क्या वो 10 से कम या इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर जाएगा, सबसे पहले चेक करेगा I5 है, नहीं I तो 1 है तो वो इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करवा देगा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, I++ हो जाएगा तो I2 हो गया। फिर से चेक करेगा कि क्या जो 2 है वो स्मॉलर इक्वल टू 10 है, जी हाँ बिल्कुल सही। फिर से ये चेक करेगा क्या 2 5 के इक्वल है, नहीं, तो क्या होगा, प्रिंट करवा देगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद I++ हो जाएगा तो I आपका 3 हो गया। फिर चेक करेगा जो 3 है क्या वो 10 के इक्वल या उससे कम है, जी हाँ बिल्कुल सही। फिर ये चेक करेगा क्या वो इसके इक्वल है, जी नहीं। फिर क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करवा देगा, तो उसने 3 प्रिंट करवा दिया। और फिर होगा I++, तो अब I आपका 4 हो गया है। फिर चेक करेगा क्या जो 4 है वो स्मॉलर इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही। फिर इस पे जाएगा, क्या वो 5 के इक्वल है, नहीं, तो सिंपली प्रिंट करवा देगा, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद I++ होगा तो I आपका 5 हो गया है। तो 5 क्या 10 के इक्वल या उससे कम है, जी हाँ बिल्कुल सही। तो इसके अंदर जाएगा, अब यहाँ पे ये चेक करेगा क्या I = 5 है, तो आपका I 5 ही था तो 5 = 5 ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हुआ तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ तो सिंपली इस लूप से बाहर आ जाओगे आप।
तो ये जो आपका लूप था यहाँ से यहाँ तक, इससे आप सीधा बाहर आ गए, तो ये वाली स्टेटमेंट अब दोबारा नहीं चली, आप सीधा इसके बाहर आ गए, तो इसके अगली लाइन ऑफ कोड जो है लूप के बाद वो चलेगा। पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं लूप के बाद, तो ये उसके बाद कुछ नहीं चलाएगा, तो सिंपली आपका आउटपुट 1 2 3 4 होगा। जबकि अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना लगी होती तो आपका आउटपुट होता 1 2 10, लेकिन क्योंकि ब्रेक बीच में आ गया तो इसका आउटपुट हुआ 1 2 3 4। तो इसका मतलब यही है कि जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपका लूप वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा और लूप के आप बाहर आ जाओगे। लूप के बाद जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको इससे थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ब्रेक क्या करता है। जैसे ही ब्रेक आएगा लूप आपका वहाँ पे रुक जाएगा, लूप से आप बाहर आ जाओगे और उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने सीखा ब्रेक के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। अब जैसे ब्रेक तो पूरे लूप को ही रोक देता है, कॉन्टिन्यू पूरे लूप को नहीं रोकता, जो करंट आइट्रेशन है बस उसे स्किप करता है। यानी कि किसी केस में अगर आप चाहते हो कि जो लूप का सब कुछ फ्लो है वो ना चले, तो उसके लिए आप उसको स्किप कर सकते हो कॉन्टिन्यू के साथ। पर कॉन्टिन्यू से क्या होगा कि सिर्फ वही वाला जो केस है वो स्किप होगा, अगले वाला ज़रूर चलेगा। ब्रेक में क्या था कि जब आपने ब्रेक लगाया पूरा का पूरा लूप वहाँ पे ख़त्म हो गया, रुक गया। जबकि कॉन्टिन्यू में क्या है, सिर्फ वो वाला पार्ट ही स्किप होगा, अगले वाला चलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कॉन्टिन्यू का एग्जांपल। आप देख सकते हो मेन मेथड के अंदर हमने फिर से एक फॉर लूप लगाया है जो 1 से शुरू हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, स्मॉलर इक्वल टू 5 और एक एक करके बढ़ रहा है, और उसके अंदर सिंपली वही दोबारा से ये प्रिंट करवा रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को अभी के लिए इग्नोर मार दें तो इसका क्या आउटपुट होना चाहिए था, क्योंकि ये 1 से 5 तक जा रहा है तो ये सारे नंबर्स को प्रिंट करवा देगा, 1 2 3, उसके बाद 4 भी। अब ये क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है तो 5 तक जाएगा, तो इसलिए 5 भी प्रिंट हो जाएगा। तो ये आउटपुट होना था अगर हम इसको अभी के लिए इग्नोर कर दें। पर अब देखते हैं कि होगा क्या इसके साथ। इसने क्या लगाया कि जैसे ही 3 के इक्वल हो जाए तो कॉन्टिन्यू हो। अब कॉन्टिन्यू में मैंने क्या कहा था कि वो आइट्रेशन को वो स्किप कर देगा, कि स्किप कर देगा जब i 3 है। तो बेसिकली 3 के लिए ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसका जो आउटपुट एक्चुअल में आएगा वो आएगा 1 2। उसके बाद जब 3 का केस आएगा तो कंटिन्यू कर दिया, मतलब उसने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद 4 पे ज़रूर जाएगा। यहाँ ब्रेक होता तो वो रुक जाता, पर यहाँ पे कंटिन्यू होता तो सिर्फ 3 वाला केस उसने स्किप किया, आगे 4 पे जाएगा तो 4 प्रिंट ज़रूर होगा, उसके बाद 5 भी प्रिंट होगा। 5 के बाद तो वैसे भी आपका लूप रुक गया है, तो ये एक्चुअल आउटपुट आएगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लगा हुआ था 3 पे, तो 3 वाला केस प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने कंटिन्यू यूज़ किया है तो वो उस स्पेसिफिक केस के लिए, उसके बाद में जो भी लूप में चीज़ें हमने बार बार चलानी थी वो नहीं चलेंगी, पर इससे लूप रुकेगा भी नहीं, ये अगले पे चला जाएगा। जैसे इसके बाद 3 के बाद दोबारा i++ हुआ तो 4 हो गया, तो 4 के लिए चलेगा, फिर 5 हुआ तो उसके लिए भी चलेगा। ब्रेक होता तो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लो रुक जाता, अगर यहाँ पे ब्रेक लगा होता तो इसका आउटपुट होता 1 2 सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि 3 पे ये रुक जाता वैसे भी और वो बाहर आ जाता लूप के। पर यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यू लगा हुआ था तो उसने सिर्फ जो पर्टिकुलर केस है उसको स्किप किया है, आगे के केसेस चलेंगे। तो अगर टेक्स्ट फॉर्म में कंटिन्यू के बारे में समझे तो वो कुछ इस तरह से होगा। जब भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो वो स्किप करता है करंट लूप का रन, मतलब जो करंट आइट्रेशन है सिर्फ उसको ही स्किप करेगा, आपका लूप बंद नहीं होगा। ये करेगा क्या कि ये स्किप कर देगा करंट लूप की आइट्रेशन को, और उसके अलावा ये लूप को बंद नहीं करेगा, ये अगले साइकिल पे जंप कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 के केस में उसने लूप में जो बाकी चीज़ें थी वो नहीं चलाई, लेकिन आगे ज़रूर मूव किया, तो अगली आइट्रेशन मतलब 3 के बाद जो आनी थी 4, उस पर ज़रूर गया। ये ब्रेक से अलग है क्योंकि ब्रेक में आपका लूप ही बंद हो जाता है, आप लूप के बाहर आ जाते हो। अब आपको कब यूज़ करना है कंटिन्यू, जब आप कोई सर्टेन चीज़ों के लिए, सर्टेन केसेस के लिए, सर्टेन कंडीशन के लिए उसे इग्नोर करना चाहते हो पर बाकी केसेस के लिए वो चलता रहे, तब आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो। अब अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए तो क्या मतलब है ब्रेक और कंटिन्यू का। देखिए ब्रेक है, आप कह रहे हो कि मैं लूप से बाहर निकल रहा हूँ, यहीं पे ही लूप को रोक दो। जबकि कंटिन्यू है कि आप करंट आइट्रेशन को स्किप कर रहे हो पर बाकी चीज़ें ज़रूर चलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लेलिस्ट का एक गाना स्किप कर दिया और अगले पे चले गए, लेकिन ब्रेक का मतलब हुआ आपने वो प्लेलिस्ट ही बंद कर दी। तो इस तरह से आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। अब चलिए एक एग्जांपल से ब्रेक और कंटिन्यू दोनों को लगा के देखते हैं और इन्हें समझते हैं। जैसे आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको लूप करना है नंबर्स को 1 से 20 तक।
मतलब आपको 1 से 20 तक का एक लूप लगाना होगा। आपको वैसे नंबर्स प्रिंट नहीं करवाने जो कि डिविजिबल है 3 से, और उसके लिए आप यूज करोगे कंटिन्यू। और आपको लूप को रोक देना है जब आपका नंबर 17 पे पहुंच गया है यूजिंग ब्रेक। तो सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले तो आप सोच सकते हैं 1 से 20 तक जाएगा, तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर उसके बाद 3 आना था, पर ये वाली कंडीशन है 3 से जब डिविजिबल है तो आप उसे नहीं प्रिंट करवाओगे तो इग्नोर मार दो। फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद आएगा 5, फिर उसके बाद वैसे आना था 6, लेकिन क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 है तो फिर नहीं आएगा। फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आना था 9, पर क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 है तो इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। फिर आएगा आपके पास 10, और फिर उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आना था 12, लेकिन क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 है तो फिर से नहीं आएगा, तो आ जाएगा 13, और उसके बाद आएगा आपके पास 14, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14, फिर आना था 15, पर क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है फिर नहीं आएगा। फिर आप लिखोगे 16, और फिर आना था 17, लेकिन आपकी जो थर्ड कंडीशन है उसमें बोला गया है जैसे ही नंबर 17 आ गया तो आपको रोक देना है। तो ये बेसिकली आपका आउटपुट होने वाला है। तो अब आप ये सोचिए कि आप ये सब कैसे करोगे जावा के प्रोग्राम के थ्रू। आप चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। तो इसमें हमने क्या सोल्यूशन लिखा है, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन लिखा है हमने। एक मेथड के अंदर हमने क्या किया है, एक फॉर लूप लगाया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लूप करना है 1 to 20 तक। तो हमने एक लूप लगाया है जो कि 1 से शुरू हो रहा है और वो 20 तक जा रहा है, और हम i++ करेंगे क्योंकि हमें एक एक ही आगे बढ़ाना है। तो उसके अंदर हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि हमने नंबर को प्रिंट करवाना है, पर उसके बाद हमें सेकंड और थर्ड कंडीशन को भी फॉलो करना है। तो सेकंड कंडीशन के लिए हमने लगा दिया इफ़ आपका जो i है वो मॉड्यूलस 3 = 0। अब मॉड्यूलस क्या करता है, वो रिमाइंडर बताता है। अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में और समझना चाहते हो तो आप मेरी इस ऑपरेटर्स की वीडियो को जावा में दोबारा चेक करो। इसमें बहुत अच्छे से समझाए गए हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें आपको डिटेल में आइडिया लग जाएगा। तो हमने सिंपली चेक किया कि अगर कोई डिविजिबल है 3 से बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑपरेटर, कि अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है उसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, तो बेसिकली वो डिविजिबल होगा। तो हमने कंटिन्यू कर दिया है। तो इसका कमेंट भी आप पढ़ सकते हो, इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 स्किप इट। और स्किप करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कंटिन्यू। यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, कंटिन्यू लगाया ताकि करंट आइट्रेशन स्किप हो, आगे वाली चले। क्योंकि आप देख सकते हो हमने 3 को प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन 4, 5 तो प्रिंट करवाया ना, और उसके आगे के नंबर्स भी प्रिंट करवाए हैं। तो जो भी डिविजिबल बाय 3 है बस उनको स्किप किया है। तो 3 से स्किप हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये सारे नंबर्स इस लॉजिक से स्किप हो जाएंगे क्योंकि हमने कंटिन्यू कर दिया। जब हमने कंटिन्यू कर दिया तो उसके नीचे का जो कोड है उस लूप में वो नहीं चलेगा, सीधा आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे 3 पे था तो वो 4 हो जाएगा, तो 4 के लिए आगे का लॉजिक चलेगा। तो इस लॉजिक से आपका जो ये सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन को फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया है, इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ आई जो है = 17 हो गया। अगेन = ऑपरेटर के लिए आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो, जिसमें जावा के सारे ऑपरेटर्स के बारे में बात की गई है। ये बेसिकली चेक कर रहा है कि जो आपका आई है क्या वो 17 के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो आपने क्या किया, ब्रेक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ब्रेक किया है, कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें लूप को इंटायरली रोक देना है जब 17 पे आ जाए। तो आपने यहाँ पे रोक दिया है, तो उससे क्या होगा, सीधा आप लूप से बाहर आ जाओगे और उसके बाद का जो कोड है वो चलेगा, क्योंकि इसमें उसके बाद का कोई कोड है नहीं तो नहीं चलेगा। पर 17 पे आने पे आपका ये लूप रुक जाएगा यूजिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट। तो इससे आपकी जो ये थर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। तो हमने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दिया। सबसे पहले लूप लगा दिया, फिर कंटिन्यू का यूज़ किया है जब मॉड्यूलस 3 = 0 हो रहा है हमारा, और फिर हमने 17 का भी चेक लगा दिया, उसमें ब्रेक लगा दिया। तो इस प्रोग्राम में हमने कंटिन्यू ब्रेक दोनों का यूज़ किया है, और इसके थ्रू आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। जब भी कंटिन्यू किया है तो वो करंट आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, जब हमने ब्रेक किया है पूरा का पूरा ये लूप ही रुक जाएगा। अब एक मैं आपको बढ़िया सा लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपने लूप के अंदर एक और लूप लगाया था, मतलब आपका नेस्टेड लूप है, और जो आपका सेकेंड लूप है उसके अंदर अगर आपने ब्रेक लगा दिया है तो क्या होगा, क्या वो दोनों लूप से बाहर आ जाएगा? जी नहीं, वो सिर्फ उस लूप से बाहर आएगा जिसमें ब्रेक लगा है। तो आपको ये रूल याद रखना है, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करते हो तो वो ब्रेक करता है सिर्फ उस लूप से जिसमें वो लगाया गया है, नॉट ऑल द लूप्स। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे आपने फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i = 0, i smaller than 5, i++। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, एक और लूप लगाने वाले हैं हम, फॉर इंट j = 0, j is smaller than 5,
जे प्लस प्लस। ठीक है, ये आपका 2 लूप हो गए, मतलब एक के अंदर एक, जिसे हम कह देते हैं नेस्टेड लूप। अब इसके अंदर मान लो आपने क्या करवा रहे हो कि सबसे पहले मैं नॉर्मल कंडीशन लिखवा देता हूँ कि हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को मैं SOP से रिप्रेजेंट कर देता हूँ अभी यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले आई प्रिंट करवा देते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्पेस दे के फिर जे भी प्रिंट करवा देता हूँ, इस तरह से कुछ रख देते हैं। पर ये करने से पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, अगर आपका जो j इक्वल टू 2 हो जाता है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्रेक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने लॉजिक लगा दिया है। अब इसके बाद मैं लूप को बंद भी कर देता हूँ। ये पहला लूप बंद हो गया, ये सेकेंड लूप बंद हो गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पहला लूप लगाया जिसमें हमने आई वेरिएबल लिया जो 0 से शुरू हो रहा है 5 तक जा रहा है। उसके अंदर हमने एक और लूप बना दिया, तो ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इंट j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन 5, j प्लस प्लस, और हमने प्रिंट करवा दिया है आई और j को। अब मान लो अगर इस स्टेटमेंट को अभी के लिए हम भूल जाएं तो क्या होता, सबसे पहले 0 से शुरू हो रहा है 5 तक जा रहा है, तो क्या होगा, i और j दोनों प्रिंट होगा। तो पहले जब i 0 है तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, उसके लिए j का पूरा लूप चलेगा। तो पहले होगा j प्रिंट होगा 0, फिर अगला केस होगा 0 1 0 2 0 3 0 4। अब 5 पे तो ये रुक ही जाएगा, तो ऐसे हुआ। उसके बाद जब i 1 होगा उसके लिए भी j चलेगा, तो इस तरह से 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, इस तरह से 2 के लिए भी चलेगा, फिर i जो है वो 2 हो जाएगा, उसके लिए भी चलेगा। तो 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। अब 4 पे क्यों रुक रहा है आप समझ रहे हो ना, क्योंकि j स्मॉलर देन 5 लिखा है, इक्वल टू का चेक नहीं लगाया। तो जैसे ही j 5 होगा ये रुक जाएगा, और हर एक i के लिए पूरा ये लूप चल रहा है j का। तो उसके बाद 3 के लिए भी चलेगा, 3 0 कर दिया, फिर 3 1 कर दिया, फिर 3 2 कर दिया, फिर 3 3 कर दिया, और फिर 3 4 कर दिया। ठीक है, और फिर 4 के लिए चलेगा 4 0 4 1 4 2 4 3, और फिर लास्ट में 4 4। तो इस तरह से ये सारे प्रिंट होते अगर हम इसको अभी के लिए इग्नोर मार दें। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपका j 2 हो जाएगा ना, तो वो कर रहा है ब्रेक। अब मैंने आपको बताया कि जब ब्रेक होगा तो वो करंट लूप जहाँ पे लिखा हुआ है उससे ब्रेक होगा, पूरे लूप से बाहर नहीं आएगा। तो होगा क्या कि जैसे फर्स्ट टाइम i जो है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये i है और ये j है। तो हर एक के लिए ऐसे समझ लीजिए, स्टार्टिंग में i प्रिंट हो रहा है, फिर j प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसे ही प्रिंट करवाया। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जैसे i 0 था, तो 0 के लिए ये लूप शुरू हो जाएगा j का। ठीक है, तो j का 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया। अब जब 2 पे जाएगा ना, तो 2 पे क्या हो रहा है कि हमने ब्रेक कर दिया है। तो जब ब्रेक किया वो कौन से लूप में लगा हुआ है, वो इस वाले इनर लूप में लगा हुआ है। ठीक है, तो जो j वाला लूप है ना वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना जो आपने यहाँ पे ये लिखी हैं, ये प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि आपका ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, ये रिमूव हो गया। तो अब ब्रेक से होगा क्या कि वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, i अब अगली आइट्रेशन पे पहुंच जाएगा, तो i 1 पे शुरू हो जाएगा। i 1 पे शुरू होगा, उसके लिए ये फिर से लूप शुरू हो जाएगा j का 0 से, तो 1 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 1 प्रिंट हो गया। जब 2 होगा फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इसे ब्रेक कर देगा, तो ये प्रिंट नहीं करने देगा इसे। तो यहाँ पे ये ब्रेक किया तो j का लूप यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसे मैं उड़ा देता हूँ, तो ये आपका उड़ गया। ठीक है, तो ये वाली प्रिंट नहीं होगी। तो इस ब्रेक से क्या होगा, ये वाला जो इनर लूप है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा इसके। तो फिर अगली आइट्रेशन चल जाएगी, क्योंकि i वाला लूप आप समझ रहे हो कि वो ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ जिस लूप के अंदर लिखा है वो वाला रुका है, सारे के सारे लूप से नहीं रुके। तो i वाला चलता रहेगा अभी। फिर इसी तरह 2 के लिए भी जब ये j 2 हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, तो ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ऐसे ही 3 के लिए ये वाली जो चीज़ है ये प्रिंट नहीं होगी, और ऐसे ही जो 4 है उसके लिए भी 2 के बाद वाली चीज़ें प्रिंट नहीं होगी। तो आपका आउटपुट जो है वो सिर्फ ये रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको इसमें समझाना चाहता था वो ये है कि जब भी ब्रेक लगता है वो जिस लूप में लगा हुआ है उस लूप को रोकता है, सभी के सभी लूप्स को नहीं रोकता। तो जैसे ये आउटर लूप हो गया, उसके अंदर जो ये इनर लूप, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, ये पहला लूप ये सेकंड लूप, तो ये इनर लूप हो गया, ये आउटर लूप हो गया। तो इनर लूप के अंदर ब्रेक लगा हुआ था तो वो इनर लूप को ही रोकेगा, आउटर लूप नहीं रुकेगा। तो आप देख सकते हैं आउटर लूप ऐसे ही चलता रहा है, 0 से 4 तक चलता रहा है, क्योंकि 4 तक ही लगाया था, 5 से कम लगाया था तो 4 तक वो चला है। तो यही मेजर चीज़ आपको याद रखनी है, वो सभी लूप्स के लिए नहीं लगेगा जब आप ब्रेक लगा देते हो, वो सिर्फ
जिस लूप के अंदर आपने लगाया उसके लिए चलेगा। सेम इज फॉर कंटिन्यू के केस में भी क्या होगा कि अगर आपने इनर लूप के अंदर कंटिन्यू लगाया है तो वो इनर लूप की वो वाली आइटरेशन को स्किप कर देगा, आउटर लूप पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, वो क्या होते हैं, कब यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उनकी फंक्शनैलिटी है, सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप इसके अलावा कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हो, जैसे कोई चीज़ इस वीडियो में स्किप हो गई हो, तो प्लीज़ वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। Alright then, this is Mohit Chabda signing off. Subscribe to the channel and thanks for watching.